वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक कई दिन पहले एक छोटी सी गाइडलाइन निकाली थी कि अब साइबर पेंडेमिक आ सकती है। उन्होंने एक अंदेशा दिया था 2015 में, बिल गेट्स ने अंदेशा दिया था कि पेंडेमिक कोई महामारी आ सकती है। तो 2015 का अंदेशा 2019 में कंप्लीट हुआ, 4 साल बाद एक पेंडेमिक आई और अभी एक साइबर पेंडेमिक और आ सकती है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अंदेशा जताया है और ये अंदेशा ज्यादा से ज्यादा मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। सरकार की सत्ताओं की जबरदस्ती अपने कर्मचारियों और उनके द्वारा जितने भी पंजीकृत संस्थाएं हैं वहां से शुरू होती है और धीरे धीरे वो समाज में प्रचारित होकर समाज में लागू होती है। एक एक घटनाक्रम की बात करते हैं। सरकारों ने जब फर्टिलाइजर खेतों में डलवाना चालू किया तो किसी को जबरदस्ती फर्टिलाइजर नहीं दिया। अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन के बदले में फर्टिलाइजर दिया और इन डरे हुए लोगों ने अपने खेतों में डालना शुरू किया और अपने से नीचे काम करने वाले या अपने से कर्ज में दबे हुए या अपने प्रेम का ढोंग दिखाकर, लाभ दिखाकर वो फर्टिलाइजर इन्होंने समाज में लागू किया और धीरे धीरे वो फर्टिलाइजर हर आदमी की डिमांड बन गया। जो चिकित्सा व्यवस्था आज चल रही है, इन्होंने कानून बनाया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं चल पाएगी, बिना किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के लाइसेंस के प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं कर सकते। किंतु हर गांव में वैद्य हुआ करते थे, इस्लाम बाहुल क्षेत्रों में हकीम हुआ करते थे। इन्होंने जबरदस्ती किसी को दवा लेने से बंद नहीं किया। हाँ, उन वैद्य हकीमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित बेशक किया हो, लेकिन जो प्रयोग करने वाले हैं, इलाज लेने वाले कंज्यूमर हैं, उस जनता को कभी जबरदस्ती इन्होंने ये क्या नाम है अंग्रेजी दवाइयां नहीं दी। सिर्फ सरकारी मशीनरी के लिए अस्पतालों के दरवाजे खोले, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट दिया और धीरे धीरे उनके पीछे पीछे हम भी। जनता में आकर सरकार ने कभी भी नहीं कहा कि आयुर्वेद या हकीमों के द्वारा या वैद्यों के द्वारा जो चिकित्सा आप ले रहे हैं उससे आप मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। केवल कानून बना के अपने सरकारी अधिकारियों को इन्होंने, सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने उस चीज की शिक्षा दी, ज्ञान दिया कि नीम हकीम खतराए जान, और उनके जरिए वो समाज ने धीरे धीरे अनुकरण कर लिया। श्वेत क्रांति का जो काम, उस श्वेत क्रांति के नाम पर जो सफेद जहर दूध के रूप में हमें दिया जाने लगा, तो हमारे घर में जाकर देसी गौमाताओं को या भैंसों को इन्होंने जबरदस्ती आईवी नहीं की। अधिक से अधिक दूध और अधिक से अधिक रुपये का लालच दिखाकर हम लोगों को वहां जाने के लिए प्रेरित किया। और आज हालात ये हो गई कि देसी सांड मिलते नहीं और गायों को, देसी गायों को ज्ञापन करने के लिए 90% जगह कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आईवी करवाना मजबूरी हो गई। मदरसे बंद करके जब मुगलों का साम्राज्य था तो मुगलों ने ईसाई बनाने, इस्लाम बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए, इस्लाम की शिक्षा देने के लिए मदरसे खोले थे। अंग्रेजी सरकारों ने जब मुगलों का शासन खत्म हो गया 1850 के बाद, तो जबरदस्ती बंद नहीं किए, मदरसे बंद नहीं किए, लेकिन जहां जहां मुसलमान नहीं थे वहां धीरे 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 वो मदरसे बंद होते चले गए। और सरकारों ने जबरदस्ती नहीं की आपके साथ कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए, केवल एक वातावरण क्रिएट किया कि जो पढ़ेगा वही बुद्धिमान है, जो नहीं पढ़ेगा वो मूर्ख है, जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को सरकारी लाभ मिलेगा, उसी को व्यापार के लिए लाइसेंस मिलेगा वगैरह वगैरह। और धीरे धीरे हम बिना जबरदस्ती किए हुए सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने की, बच्चों को पढ़ाने की होड़ में लग गए। सरकार ने कभी जबरदस्ती नहीं की कि आपको पढ़ना है, किंतु उसने जबरदस्ती क्या की कि आपको 10वीं की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, आपको +2 की या इंटर की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। मतलब आप कोर्ट में जाकर अगर प्रैक्टिस करेंगे और पैसा लेंगे तो आपको
लॉ की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, एलएलबी की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। यदि आप कहीं फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो आपको पॉलिटेक्निक की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, आईटीआई की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिग्री लेनी पड़ेगी। यदि आप खाता बही बनाते हैं तो फिर आपको एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए या बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए या फिर सीए का कोर्स आप किया हुआ हो। सरकार ने नहीं कहा हमसे घर आके कि आपके बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो हम आपको सजा देंगे या जबरदस्ती आपके बच्चों को स्कूल में इन्होंने भर्ती किया हो, कभी नहीं किया। चकबंदी जब इन्होंने की तो कभी जबरदस्ती आके हमारी जमीन को नहीं नापा, बल्कि खुद रस्सी लेके वो आए और लोगों ने जहां जहां सहमत थे वहां उन्होंने चकबंदी ली और नतीजा सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड ये लोग बनाते चले गए। क्योंकि जबरदस्ती ये तब करते थे जब भारत के राजाओं की सेना इनके साथ थी, और वो जबरदस्ती का नाम भारत की राजाओं की सेना का होता था, अंग्रेजों का नाम पीछे छुपा हुआ था। आज जो ये अंग्रेजों के अधिकारी और कर्मचारी हैं, नेता हैं, इनमें जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम डिजाइन इसलिए किया गया है। तो अब जो वैक्सीन के लिए कहा गया है कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी को स्वैच्छिक है, किसी को लगवानी हो तो लगवाओ, ना लगवानी हो तो मत लगवाए, तो उसके लिए एक छोटी सी बात समझिए आप। जब हमें श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और शिक्षा के लिए तैयार किया गया तो उस वक्त इन चीजों की हमें कतई आवश्यकता नहीं थी और समाज अपने दम पे चलता था। दूध के लिए नदियां बहती थी, समाज में नदियां बहती थी, अनाज के रूप में हमें अमृत मिलता था। केवल इतना था कि शराब के लिए रॉ मटेरियल नहीं था, बियर के लिए रॉ मटेरियल नहीं था। हम भोजन के रूप में स्वावलंबी थे, तरह तरह की औषधियां, तरह तरह की जड़ी बूटियां, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल, स्थानीय तौर पर साग सब्जी भरपूर मात्रा में पैदा होती थी, दालें भरपूर मात्रा में पैदा होती थी। लेकिन इन्होंने जो हरित क्रांति के नाम पर हमें अपने जाल में फंसा लिया, तो उस वक्त समाज को जरूरत नहीं थी। किंतु आज के परिवेश में यदि आप देखें तो रुपये का चलन जैसे जैसे बढ़ा, हम सत्ता के गुलाम हो गए। अब सरकार यह कह रही है कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, किंतु केवल एक बात जरूर कहेंगे कि यदि आपको रुपया जहां से भी चाहिए, उस संस्थान को चलाने के लिए या उस संस्थान में काम करने के लिए आपको वैक्सीन किया हुआ हेल्थ कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो वैक्सीन लगाने के लिए सरकार आपके पास नहीं आएगी, कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई लाठी लेके नहीं आएगा, कोई डंडा लेके नहीं आएगा, कोई डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। बस केवल इतना होगा कि वो अपनी दुकानें सजा के बैठेंगे और आपको बाध्य कर देंगे वहां जाने के लिए। कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल तब तक नहीं खोल सकता जब तक वो हॉस्पिटल और पूरे स्टाफ के लोगों की वैक्सीनेशन करा के और उसका रिकॉर्ड हेल्थ कार्ड के साथ सीएमओ के यहां जब तक सबमिट नहीं करवाएगा तब तक वो हॉस्पिटल नहीं चला सकता। बस जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। लेकिन अगर हॉस्पिटल चलानी है तो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के स्टाफ का वैक्सीनेशन का प्रूफ आपको सीएमओ के यहां सरकार के पास जमा कराना पड़ेगा। लेकिन सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी, आपके हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने नहीं आएगी, आपको बाध्य करेगी कि आप हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन लगवा के आए। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यदि वो अपनी नौकरी पर लगातार बने रहें और वहां से वेतन लेकर दूसरे का परिश्रम खरीदते रहें, तो इसके लिए उनको वहां नहीं कहेगा कोई भी कि आप वैक्सीन, हम जबरदस्ती इसको पकड़ो, हम इसको जबरदस्ती वैक्सीन लगवाते हैं। बस केवल एक छोटा सा काम करेगी कि आपकी हाजिरी यहां तब लगेगी, आपका कंटिन्यूएशन नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब तक रहेगा जब तक आप वैक्सीन लगवाकर यहां रिकॉर्ड सबमिट नहीं करवा देते हैं। तो आप रिकॉर्ड में वैक्सीन लगवाने का प्रूफ दे दीजिए, हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप लगवाइए। बस अगर आपको नौकरी करनी है तो आप लगवाइए। मजबूरन सारी सरकारी मशीनरी को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं होगा, दूसरी तरफ यह जरूरी कर दिया है कि आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन तब होगा, उसका स्कूल में प्रवेश तब होगा जब वो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट वहां जमा करा देगा।
कल यह भी होगा कि बच्चों को जो सरकार स्कूल चला रही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, जो सरकार के द्वारा एफिलिएटेड है, तो जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं, जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल है, उनमें आपके बच्चों का प्रवेश तब होगा जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे को घर वैक्सीन देने के लिए जबरदस्ती पुलिस लेके डंडा लेके कोई नहीं आएगा। बस केवल एक बाध्यता है छोटी सी कि यदि आपकी बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उन बच्चों की जान बचाने के लिए और दूसरे बच्चों को आपके बच्चों से इंफेक्शन ना हो, इसके लिए आपको वैक्सीनेशन करवा के और हेल्थ कार्ड की कॉपी वहां जमा करानी पड़ेगी। जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, अब उन सारे व्यापारिक संस्थानों को एक गाइडलाइन दी जाएगी कि हम जबरदस्ती आपके घर वैक्सीन लगवाने, दुकान पे वैक्सीन लगाने कोई नहीं आएगा। बस केवल आपको दुकान खोलने का अधिकार तब होगा जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे। उसके हेल्थ कार्ड को आप वहां ओपनली दिखा देंगे कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है। वरना आपके ऊपर 50,000 रुपए, लाख रुपए, 10,000 रुपए जो भी डिसाइड होगा, यह जुर्माना किया जाएगा और आपकी दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है, आपकी ट्रांजैक्शन रुक सकती है, आप पर पेनल्टी पड़ सकती है। बस जबरदस्ती आपके घर वैक्सीन देने हम नहीं आएंगे। ग्राहकों के लिए यह बाध्यता होगी कि जो भी आदमी सामान खरीदने जाएगा, अब उस आदमी को हर हालत में वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। या हो सकता है इसका एक सबसे बड़ा काम और भी हो जाए कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपके वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड नथी है, यानी आपने वैक्सीन लगवा ली और हेल्थ कार्ड के साथ सबमिट हो गई, तो आपका आधार कार्ड चालू रहेगा। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपके आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आपका आधार कार्ड बंद होगा तो आपका आधार कार्ड बंद होते ही आपकी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बंद। अब जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन बंद होगी तो सरकार जबरदस्ती आपके घर वैक्सीन लगवाने नहीं आएगी। सरकार तो केवल अपना आधार कार्ड बंद करेगी जो उन्होंने आपको दिया है और आपके बैंक अकाउंट को लिंक किया है। अब यह आपकी मूर्खता थी कि आपने आधार कार्ड क्यों बनवाया और आपने अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ लिंक क्यों किया, या आपने अपने पैसों को बैंक में क्यों रखा। सरकार तो केवल एक काम कर रही है कि भैया अगर वैक्सीन लगवाओगे तो आपका आधार कार्ड चालू होगा, तो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट होगी, तो आपकी ट्रांजैक्शन आगे चलेगी, आपके इंस्टीट्यूशन का रिन्यूअल या लाइसेंस आगे चलेगा। वरना हमने आपके आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? सरकार ने तो जबरदस्ती नहीं की, कह दिया सरकार ने आपसे कि हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। बस केवल इतना है कि जो तंत्र आज तक हमने आपको विकास के नाम पर दिया, जिस तंत्र में आप फंस गए, अब हम उस तंत्र को स्विच ऑफ कर देते हैं और वो ऑन तब होगा, उस पर हम क्लिक तब करेंगे, एंटर तब मारेंगे जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे। क्या करेंगे आप? अब सरकार की जयकार करिए कि सरकार ने कह दिया है कि हम जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाएंगे। और यह कार्य ज्यादा से ज्यादा महीने या 1.5 महीने में होने वाला है, क्योंकि सरकार को आपके घर बंदूक लेके आने की जरूरत नहीं है, पुलिस वालों को लठ लेके आपके घर आने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास आपके सारे डाटा हैं। आप टोटली इंटरनेट के जरिए, आधार कार्ड के जरिए, सब कुछ बाजार के आधार पर खरीदने के जरिए पूंजी आधारित व्यवस्था के गुलाम बन गए हैं। अब ये जो पूंजी पर आधारित व्यवस्था है, जो मुद्रा के द्वारा चलती है, यदि आपकी मुद्रा का ट्रांजैक्शन रोक दिया गया तो आप खुद लाइन लग के घर से पैंट उतार के जाएंगे, उल्टे उल्टे जाएंगे, मोदे मोदे जाएंगे कि भैया जाते ही सीधा वैक्सीन लगा दो। क्यों? क्योंकि हम भूखे मर रहे हैं, हमें रोटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? बिना वैक्सीन के हमारा आधार नंबर ब्लॉक हो गया है और आधार नंबर ब्लॉक होने से हमारी ट्रांजैक्शन बंद हो गई है। अब खुश होइए, खुशी मनाइए कि सरकार के, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वैक्सीन के लिए जबरदस्ती नहीं होगी। किंतु यदि सरकार के रुपये का, सरकार के व्यापार का, सरकार की नौकरी का, सरकार के ट्रांसपोर्ट का, सरकार में कहीं से भी आप 1 रुपये की भी ट्रांजैक्शन और 1 रुपये की भी सेवा लेते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाकर आधार कार्ड के साथ लिंक स्थापित करना पड़ेगा। सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही। यहां बचेगा केवल वो जो बिना सरकार के जिएगा
और कल अपनी सरकार खुद बनाएगा। आज सारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कर नहीं रहे, इनसे आंदोलन करवाया जा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर बैठने वाले जितने भी लोग हैं जो इनको यहां तक लेके आने का काम कर रहे हैं, वो सारे वो हैं या तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इलेक्शन लड़कर हार चुके हैं, जिनका केवल एक ही ध्येय था कि किसी तरह सत्ता पर बैठकर लूट चालू की जाए। ये किसान एक डुगडुगी हो गया, क्योंकि ये पूरा तंत्र केवल किसान को और मजदूर को लूटने के लिए ही चल रहा है। और इस फुटबॉल को कभी कोई इधर से किक मारता है तो दूसरे पाड़े में जाती है, इधर से किक मारता है तो दूसरे पाड़े में जाती है। और एक सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा झूठ जो आज तक फैलाया जा रहा है कि किसान तो सदियों से, युगों से गरीब ही रहा है, कर्जे में ही पैदा हुआ है। अरे भाई, सबसे मोटी बात यह कि ये कर्जे की व्यवस्था तो तब चालू हुई जब बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ, और बैंकिंग सिस्टम तो 1910 में पूरी दुनिया में चालू हुआ था। उससे पहले तो जनता मुद्रा में काम ही नहीं करती थी, जनता केवल वस्तु विनिमय करती थी। तो जब वस्तु विनिमय होता था तो किसान कर्जे में कैसे हो गया? उसका बीज अपना खुद का था, उसका खाद अपना खुद का था, उसका बैल अपना खुद का था, उसके घर में गाय अपनी खुद की थी, वो कपड़ा खुद बनाता था, क्योंकि यहां तो चाकी, चौका, चूल्हा और चरखा ये किसान के घर की व्यवस्था थी। और गाय, बैल, भूसा और अनाज, और इनको बेचने के बाद प्राप्त किया गया सोना, ये उसका धन था। तो वो निर्धन और कर्जे में कब था? जब उत्पादन खुद करता था, उसकी गाय धन थी, उसका अनाज धन था, उसका कपड़ा धन था, उसके द्वारा पैदा किया गया घी धन था। तो वो सब कुछ जब धन था तो वो कर्जे में कब था? कर्जे में कब से हुआ? जब से ये बैंकों का सिस्टम चालू आया। और सारे गधे मंचों पर यही चिल्लाते हैं कि तुमने किसानों का ये बुरा किया, किसान तो सदा से कर्जे में डूब रहा है। अरे भाई, किसान कर्जे में तब डूबा जब से किसान ने पैसों के लिए खेती करना चालू कर दी, जब से वो व्यापारी बन गया। आज उसके पास ना अपना बीज है, ना अपना खाद है, ना अपना ट्रैक्टर है, ना अपना डीजल है, ना अपनी कटाई करने की मशीन है, अपना तो कुछ है ही नहीं। वो तो केवल दूसरे के साधन को प्रयोग करके दूसरे के लिए अनाज पैदा कर रहा है, और अनाज के रूप में जहर पैदा कर रहा है। जहां जहां क्रांति, श्वेत क्रांति, जहां जहां श्वेत क्रांति सबसे पहले आई, वहां पशुपालन के रूप में लोग सबसे पहले मरे, सबसे पहले कर्जदार हुए। और जहां हरित क्रांति को लोगों ने फॉलो किया, आज वो हरित क्रांति वाले सबसे पहले रो रहे हैं। सबसे पहले हरित क्रांति महाराष्ट्र में और पंजाब में ही आई थी। यहां के जागरूक किसानों ने सबसे पहले खेत में से गाय के गोबर को और खेत में से बैल को निकाल के वहां ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर चालू किया था। आज वही सबसे ज्यादा रो रहे हैं। कर्जे से आत्महत्या उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा की जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेके ज्यादा से ज्यादा साधन सरकार और कंपनियों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद और ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड डाला, वही तो कर्जे में डूबे। तो जो किसान है भोजन पैदा करता है। अब इस वैक्सीनेशन से केवल वही बचेगा। और ये जितना भी किसान आंदोलन का ड्रामा चल रहा है, ये केवल आपके ध्यान को भटकाने के लिए है, क्योंकि इस दुनिया में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है कि ये वैक्सीन ना लगे, ये जीवन खतरे में ना डले। सुभाष जी कहता है, गुरुजी मैंने तो अभी तक आधार नहीं निकाला। अरे भाई, ये आधार जिन्होंने भी निकाला है वो सारे निराधार लोग हैं, क्योंकि जिनका स्वयं का आधार है उन्हें आधार की जरूरत कहां है। अब जिनके नीचे आधार नहीं था, जिनका कोई बेस नहीं था, अब वो सारे सरकार के आधार पर खड़े हो गए। अब सरकारों ने अपने आधार अब खींचने की तैयारी कर ली है। खूब तालियां बजाओ, खूब थालियां बजाओ। कोई मोदी को गाली दो, कोई कांग्रेस को गाली दो, कोई राजीव दीक्षित को गाली दो, कोई किसान को गाली दो, कोई आतंकवादी बताओ, कोई खालिस्तानी बताओ, विदेशी कंपनियों को खूब गालियां दो, स्वदेशी वालों को खूब गालियां दो, अपने आप को खूब गालियां दो, परिवार को खूब गालियां दो। किंतु करना क्या है कि यह सौदा किसी के पास नहीं है। लड़ने की क्षमता नहीं रही, केवल सोशल मीडिया पे गालियां देने का काम चालू है। तो अब जितने भी भाई सुन रहे हैं, अब एक बात सुन लो गौर से। मैं 3 दिन जयपुर के प्रवास पे था। जयपुर में हमें 15 बीघा जमीन मिली है गौशाला करने के लिए।
क्योंकि यहां तकनीक हर किसी को समझ में नहीं आती। जितने भी गाय पालने वाले लोग हैं पूरे भारत में, जहां जहां से रिपोर्टें आज तक हमने ली है, तो केवल दो ही काम हो रहे हैं, या तो गाय के गोमूत्र को बेचकर करोड़पति बनने की तैयारी हो रही है, या गाय के गोबर की धूप बत्ती अगरबत्ती बनाकर करोड़पति बनने की तैयारी हो रही है, या कुछ 1% लोग हैं जो गाय के गोबर से केंचुए के द्वारा जैविक खाद बना रहे हैं, लेकिन वो भी ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेच के वो भी करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। बैल को खेती में किस तरह से प्रयोग किया जाए, ये वो बुद्धिमान किसान तो अपने स्तर पे आज भी कर रहे, जो बैलों से खेती कर रहे हैं, बैलों से लोकल ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन बाकी जितने भी ये कुर्ता पजामा पहन के गोरक्षक और गोभक्षक और गो सेवक जो घूम रहे हैं, इन्होंने केवल एक ही काम बच गया कि या तो गोमूत्र बेचो, या गोबर धूप बत्ती अगरबत्ती करके बेचो, या फिर सस्ते दामों में दूध खरीदो, 30-35 रुपए लीटर में दूध खरीदो और 100, 125, 75, 80, 90 में दूध बेचो। और जिसने दूध बेच दिया समझ लो अपना पूत बेच दिया। तो अब जिन जिन को यह लगता है कि कुछ किया जाए, तो भाई आइए, स्वागत है आपका। बैलों से तकनीक बनाएंगे, व्यापार करेंगे, गांव को स्वावलंबी बनाएंगे और ऐसा एक वातावरण बना देंगे कि हमें सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार को हमारी जरूरत पड़ेगी। आइए, खाइए, ले जाइए। अपनी जरूरत से फालतू का, जिस तरह भिखारी को या कुत्ते को घर में फालतू कुछ हो तो दे दिया जाता है, क्योंकि ऐसे साधु वाले काम तो इन्होंने आज तक किए नहीं, रक्षक वाले काम तो इन्होंने किए नहीं कि हम स्वेच्छा से और आदर के साथ प्रसन्न होकर इनको कुछ दें। तो अब जो जो भाई कुछ चाहते हैं कि वो कुछ करें, तो रास्ता खुला है। ना सिर्फ वैक्सीन से बचाएंगे, बल्कि एक जीवन की बढ़िया वाली व्यवस्था भी बनाएंगे। बीच में हमने इस विषय में कुछ सोचा था कि कुछ और किया जाए, लेकिन बहुत से विद्वानों से परामर्श होकर एक बात हुई कि हमें कम से कम हर जिले में, नहीं तो हर राज्य में एक ऐसा केंद्र जरूर स्थापित करना है कि इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के बाद, इस व्यवस्था को ध्वस्त करते रहने के दौरान, इस व्यवस्था से लड़ने के दौरान कम से कम हमारा अपना कोई आधार हो, ताकि हमें सरकार के आधार पर आधारित ना रहना पड़े। मुद्रा राक्षस और इंटरनेट का साम्राज्य खत्म होगा, कैसे होगा मुझे पता नहीं, पर होगा जरूर। बाकी वैक्स तो हम नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे, ना किसी करीबी को लगने देंगे। बहुत अच्छी सोच है प्रशांत जी आपकी, लेकिन हम तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं होगी। दीपक यादव जी कह रहे हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं। देखिए, कुछ करना चाहते हैं तो 1 सप्ताह का समय आपके पास है, आप डिसाइड कर लीजिए, और 1 सप्ताह का समय हमारे पास है ताकि हम आपके लिए व्यवस्था बना सकें। 1 सप्ताह बाद मैं नेक्स्ट अपडेट आपको दे दूंगा, लोकेशन भेज दूंगा कि मैं कहां हूं। अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी के पास भी 5-7 एकड़ जमीन हो, तकनीक हम देंगे, जो तकनीकी रूप से सहायता कर सकते हैं वो साथ आए, क्योंकि हमें एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा कि हम किसान का माल खरीदेंगे नहीं और किसान को हम अपना कुछ बेचेंगे भी नहीं। किसान के साथ मिलकर हम विज्ञान और तकनीक देंगे और किसान अपनी फसल का उत्पादन देगा, और फिर साथ मिलकर प्रोसेस करेंगे और साथ मिलकर बेचेंगे। बीच में किसी बाजार या किसी दलाल की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, बिना मुद्रा के, बिना एक दूसरे को सामान बेचे हुए। जिसके पास जो सरप्लस है वो बाकी सबको दे दे, और जिसकी चीज की उसे जरूरत है वो ले ले, और सबकी जरूरत पूरी होने के बाद जो सरप्लस बचता है, उस सरप्लस को चाहे आप इंग्लैंड में बेचो, चाहे आप अमेरिका में बेचो, चाहे आप भारत में बेचो। और हमारा दिल किया तो हम टैक्स देंगे, और दिल नहीं किया तो टैक्स नहीं देंगे। अर्थात सरकार यदि हमारे लिए कुछ करती है तो टैक्स देंगे, और यदि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती तो बाबा जी का ठुल्लू नहीं देंगे, क्योंकि हमको इनके बाप के नौकर नहीं है। इन्होंने बहुत आज तक जनता की विकास करने का ठेका ले लिया और जनता को लूट लूट के खा गए। अब भाई हम अपना विकास खुद कर लेंगे, तुम अपना विकास खुद करो। हम अपनी रोटी और अपनी व्यवस्था खुद बना लेंगे, हम अपनी समृद्धि का रास्ता खुद चुन लेंगे, हम अपना काम खुद कर लेंगे। तुम्हें
तुम्हें जो करना है वो अपना वो करो। दीपक यादव जी कहते हैं क्या किसान दिल्ली में धरना कर रहा है, सरकार सही है या गलत है? भाई मुझे नहीं पता सरकार सही है या गलत है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपके पास जो माल है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत बढ़ाने के लिए आप अपने घर माल को अपने घर में स्टोर करिए, अच्छी से अच्छी उसकी क्वालिटी दीजिए, या फिर सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बनाकर उसे अपना ग्राहक बनाइए और उसे बेचिए। यदि आप अपने घर का माल ले जाकर कहीं भी फेंक देंगे, फिर चाहे वो सरकारी मंडी हो या प्राइवेट दलाल हो, तो आपको कम से कम कीमत ही मिलेगी। इसलिए बाकी निष्कर्ष आप निकालिए कि दिल्ली में बैठा हुआ किसान गलत है या दिल्ली में बैठी हुई सरकार गलत है। दिल्ली सरकार और सड़क, यानी शहर और सड़क, ये दोनों कल भी सत्ता की संपत्ति थी, आज भी सत्ता की संपत्ति है। इसलिए इनके ऊपर से किसान का माल जा सकता है, सत्ता तक किसान का उत्पाद जा सकता है, लेकिन किसान सत्ता तक नहीं जा सकता। किसान शहर के अंदर नहीं घुस सकता जब तक वो सरकार की सेवा करने की अपेक्षा उस पर अपना मालिकाना हक जताए या उसका विरोध करे। मजदूर बनकर वो शहर में जा सकता है, अपना माल शहर में बेच सकता है, कम से कम कीमत पर बेचेगा और बदले में विदेशी कबाड़ा ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच कर आएगा। रोड पर चलने के लिए उसे रोड टैक्स भी ट्रैक्टर का देना होगा और उसे अब टोल टैक्स भी देना होगा। इसलिए ये पूरा जो सिस्टम है ये आपके लिए नहीं है, आप इसके लिए हैं। इसलिए सिस्टम से दूर चलिए। अब ये कह रहे हैं कि ज्यादा नोट कमाने का रास्ता है, तो बताओ भाई, ज्यादा नोट कमाने का केवल एक ही रास्ता है कि सरकार ने एक झुंड बना रखा है, वो अपने नोट छापती है और अपने झुंड के सदस्यों को देती है और वो पूरा झुंड बाकी जनता को लूटता है। तुम भी अपना एक झुंड बना लो, फिर छापने का अधिकार तुम्हारे पास है, जितने मर्जी छापो, जितने मर्जी को मारो, जितने मर्जी को लूटो। क्योंकि रुपया हर हालत में केवल निकम्मे और मूर्ख व्यक्ति को चाहिए कि जो ना तो काम कर सकता हो और ना काम करना जानता हो, तो दूसरे के सामान को लूटने के लिए उसे रुपया चाहिए। और लुटेरों से हमारी कोई ज्यादा बातचीत, क्या नाम है, गिनती सही बैठती नहीं। इसलिए भाई रुपया जिनको चाहिए, जहां से चाहिए, तो आप रुपये वालों के पास जाइए, वो सरकार बताएगी कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो तो सब सरकार ही छापती है, मैं तो छापता नहीं। मैं तो ये बता सकता हूं कि जीवन की आवश्यकताएं मजे से कैसे पूरी की जा सके, स्वस्थ कैसे रहा जा सके, क्योंकि जिंदगी में केवल दो ही काम होते हैं, कमाना और खाना। तो खाने के लिए कमाया जाए और कमाने के लिए खाया जाए, बाकी तीसरा सौदा है। ज्यादा से ज्यादा रुपये हो गए तो ना खा सकते हैं ना कमा सकते हैं, तो फिर ऐसे जीवन का फायदा ही क्या है। तो जो भाई अब ये चाहें, एक सप्ताह के अंदर अंदर हम ये कार्यक्रम 2 जगह शुरू कर रहे हैं, तो जिसको ये लगता है कि अब घर में तुम्हारी बात नहीं बनेगी, शहर में तुम्हारी बात नहीं बनेगी, और अगर देश का नेतृत्व करना है, समाज का नेतृत्व करना है, तो फिर सबसे पहले एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ करना सीखना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हम सब अकेले अकेले पीड़ित हैं, किसी का आपस में कोई सहयोग नहीं है। मजदूर कोई आपकी नीति के आधार पर चलकर, आपके अनुसार चल के व्यसन मुक्त होकर काम करना नहीं चाहता। तो इसलिए जितने भी भाई हैं, अगर अब समझ में आ गया हो तो ज़्यादा बढ़िया है। कोरोना से पहले समझ में नहीं आया था, कोरोना के बाद बहुत से लोगों को समझ आया, लेकिन जैसे ये खुल गया तो फिर वो बातें हवा हो गई। अब इस वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को समझ आया। अगर अब भी हवा हो गई हो, सरकार ने ये कह दिया जबरदस्ती नहीं की जाएगी, तो सरकार तो जबरदस्ती नहीं करेगी, आप डॉक्टर के पास जबरदस्ती लगवाएंगे जरूर, ये पक्की बात है। तो जिसको लगता है कि बचना है, तो उसके 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ अपने भोजन और जीवन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ आतताइयों को समाप्त करना पड़ेगा। और ये दोनों काम एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं चल सकते। विनी रापरिया जी कह रहे हैं कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। तो प्रभु जी, गाय कटनी रुकेगी तो गाय बचेगी, और कटनी तब रुकेगी जब काटने वाले कटेंगे, और काटने वाले तब कटेंगे जब उन्हें हम टैक्स नहीं दे पाएंगे या उनकी गर्दन उड़ाएंगे। और ये तब होगा जब हम अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे। सरकार को गाली देने और सरकार को गलत बताने वालों से मेरा ये निवेदन है कि पहले बिना सरकार के जीना सीखिए, उसके बाद सरकार को गाली दीजिए। जब आपको कपड़ा बाजार से खरीदना है, जूता बाजार से खरीदना है, भोजन बाजार से खरीदना है, दवा बाजार से खरीदनी है, शिक्षा बाजार से खरीदनी है, मोबाइल और नेटवर्क बाजार से खरीदना है, रेडियो टीवी कंप्यूटर बाजार से खरीदना है, मकान बनाने के लिए टाइलें बाजार से खरीदनी है, लोहा एल्यूमिनियम सरिया गाटर पेंट बाजार से खरीदना है, और वो सारी खरीदारी करने के लिए आपको रुपया चाहिए और रुपया सरकार बनाती है, तो फिर आपको सरकार को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।
क्योंकि वो अपने हिसाब से चलती है, ना कि आपके हिसाब से चलती है। वो अपने लाभ के लिए चलती है, ना कि आपके लाभ के लिए चलती है, और उसका लाभ आपको लूटने में है। इसलिए यदि इस लूट को मिटाना है तो सबसे पहले इस लूट से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। अब चरण सिंह जी कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं, वैक्सीन से कैसे बचना होगा? चरण सिंह जी, सबसे पहले तो आपको मालिक बनना होगा, क्योंकि नौकर की ना कोई इच्छा होती है, ना कोई सामर्थ्य होता है। जिस दिन आपकी कंपनी को सरकार ने आदेश दे दिया कि हर एक आदमी की वैक्सीन का रिकॉर्ड लाइए, और जैसे ही आपने अगर वैक्सीन लगवा ली तो आपकी ट्रांजैक्शन आगे चलेगी, आपकी नौकरी आगे चलेगी। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपका आधार बंद कर दिया जाएगा। बचने का एक रास्ता है कि इस कंपनी और सरकारी तंत्र को छोड़कर आप जीवन की व्यवस्था कैसे बना सकते हैं, अपनी आवश्यकता कैसे पूरी कर सकते हैं। यदि इस विषय पर आप काम कर सकते हैं, अपने लिए उत्पादन अगर कर सकते हैं तो ठीक है। किसी दूसरे के लिए अगर उत्पादन करेंगे और बदले में आपको रुपया चाहिए तो आप मरेंगे, कोई समाधान नहीं है। क्योंकि ये पूरा लॉकडाउन केवल सरकारी मशीनरी पर लगाया गया था, व्यापार पर लगाया गया था। किसानों पर कोई लॉकडाउन नहीं था। जो जो विस्थापित थे, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जो विस्थापित होकर नौकरी कर रहे थे, केवल उन लोगों को लॉकडाउन में प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उनका खेत नहीं था, उनका घर नहीं था, उनके अपने वहां नहीं थे। और जो जो अपने खेत में थे, जो जो अपनी व्यवस्था बनाकर चल रहे थे, उनका इस लॉकडाउन ने कुछ नहीं उखाड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा उन पर लॉकडाउन का। और सरकार की हिम्मत कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। लेकिन आज जो किसान हम चिल्ला रहे हैं, कल को ये बिल चाहे पास हो या ना हो, ये बिल जो पास हो गए हैं चाहे वो वापस हो या ना हो, किंतु एक बात तो तय है कि आपकी फसल खरीद की जो कीमत होगी, जो मूल्य होगा, वो आपके खाते में जमा होगा। और खाते से आप तब निकलवा पाएंगे जब आपका आधार कार्ड चालू होगा, और आपका आधार कार्ड एक्टिवेट तब रहेगा जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपका अनाज मंडी में सरकार खरीदे या कोई बाहर की कंपनी खरीदे, अंदर की कंपनी खरीदे, डीलर के तहत बिके या बिना डीलर के बिके, चाहे चोर चोरी करे या डकैत लूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क एक बात का पड़ता है कि सारे अनाज को एक जगह केंद्रित करने के लिए और आप सबको आधार कार्ड के दायरे में लाने के लिए यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है। जिसका काम कागज पर हो गया, जिस किसान की फसल कागज पर बिकेगी, बिल बन के बिकेगी, जिसका पैसा बैंक में आएगा, तो वो इस बात के लिए तैयार रहे कि उसका आधार कार्ड एक्टिवेट तब रहेगा जब वो वैक्सीन लगवा लेगा, नहीं तो उसका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। और आधार कार्ड डीएक्टिवेट होते ही हो सकता है आपके मोबाइल भी डीएक्टिवेट हो जाए, आपकी सिम डीएक्टिवेट हो जाए, ताकि आप अपने विचार किसी को रख ना सकें, एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट ना हो सकें। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक कई दिन पहले एक छोटी सी गाइडलाइन निकाली थी कि अब साइबर पेंडेमिक आ सकती है। उन्होंने एक अंदेशा दिया था, 2015 में बिल गेट्स ने अंदेशा दिया था कि पेंडेमिक कोई महामारी आ सकती है, तो 2015 का अंदेशा 2019 में कंप्लीट हुआ, 4 साल बाद एक पेंडेमिक आई, और अभी एक साइबर पेंडेमिक और आ सकती है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अंदेशा जताया है, और यह अंदेशा ज्यादा से ज्यादा मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। यानी जैसे ही अगली फसल आएगी। दीपक यादव जी पूछ रहे हैं कि बीमार को वैक्सीन देंगे या सबको? ये वैक्सीन बीमार को ठीक करने के लिए नहीं है, ये ठीक को बीमार करने के लिए है। इसलिए वैक्सीन सबको दी जाएगी, जो जो सरकार के अधीन काम करते हैं, जो जो रुपये के अधीन काम करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, अब संकल्प लेते हैं कि करना है कि नहीं करना। तो जो जो ये संकल्प लें कि करना है, तो फिर विकल्प पर बात होगी। विकल्प हमने तैयार कर दिया है, केवल सरकार का नहीं, हमने इस पूरे सिस्टम का विकल्प तैयार कर दिया है। समाज का केवल एक ही विकल्प है, समाज। जब से समाज का विकल्प बाजार को बना दिया गया, तब से समाज समाप्त हो गया, क्योंकि बाजार और समाज में से एक ही बचेगा। तो समाज का विकल्प केवल समाज है, तो समाज को रास्ता देने का काम शुरू करते हैं। जब समाज विज्ञान के आधार पर चलेगा, तो ये जो व्यापार विज्ञान के आधार पर चल रहा है, ये ध्वस्त हो जाएगा, ये पूरी पैशाचिक व्यवस्था समाप्त होगी। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, इस आशा के साथ कि जिसको जीवन बचाना है वो हमारे साथ आएगा जरूर। नमस्कार।